नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में सियासत एक बहुत बड़ी करवट ले रही है। एक नई सरकार आ रही है और इसके साथ ही कूटनीति और रक्षा के समीकरण भी बदल रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ढाका में हो रहा ये बदलाव भारत के लिए क्या मायने रखता है। 1 तारीख 17 फरवरी, ये सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जो बांग्लादेश के पॉलिटिकल फ्यूचर में एक नया चैप्टर लिखने वाला है। इसी दिन एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो हो क्या रहा है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे हम बीएनपी के नाम से जानते हैं, वो पावर में वापस आ रही है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि इस पूरे रीजन के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो नई लीडरशिप आ रही है, दुनिया के सामने उसकी पहली झलक कैसी होने वाली है। और इसकी शुरुआत हो रही है शपथ ग्रहण समारोह के न्योते से। जो नए लीडर हैं तारिक रहमान, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के लिए दुनिया भर से करीब 1 दर्जन देशों को इनवाइट किया है। और ये गेस्ट लिस्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। देखिए, इसमें चीन है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब और तुर्की भी हैं। और हाँ, भारत को भी इनविटेशन मिला है, जो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब इंडिया के लिए, नई दिल्ली के लिए ये इनविटेशन, सच कहूं तो किसी डिप्लोमेटिक रस्सी पर चलने जैसा है। एक भी कदम गलत पड़ा तो मुश्किल हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीएनपी का जो इतिहास रहा है, वो भारत के साथ हमेशा से बहुत दोस्ताना नहीं रहा है। लेकिन एक तरफ जहां नई सरकार के लिए स्टेज सज रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी सरकार के लोग बड़ी खामोशी से स्टेज छोड़कर जा रहे हैं और शायद देश भी छोड़कर जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये इस पॉलिटिकल बदलाव के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू दिखाती है। एक तरफ ढाका में तारिक रहमान की ग्रैंड शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ ऐसी खबरें हैं कि जो इंटरिम लीडर थे मोहम्मद यूनुस, वो देश छोड़कर पेरिस भागने की फिराक में है। हाँ, वही मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार विजेता। अब उनके और उनके प्रशासन पर जांच की तलवार लटक रही है। सुनने में आ रहा है कि बीएनपी सरकार पावर में आते ही सबसे पहला काम भ्रष्टाचार की पुरानी फाइलों को खोलने का करेगी। और शायद इसी जांच के डर से देश छोड़ने वालों की एक होड़ सी लग गई है। देखिए, आरोप हैं कि यूनुस के 21 में से 18 कैबिनेट मंत्रियों की दौलत रातों रात, मतलब सस्पिशियस तरीके से बढ़ गई। उनके आईटी एडवाइजर तो पहले ही देश से निकल चुके हैं, कई और करीबी सहयोगी भी जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये शपथ ग्रहण समारोह उनके लिए देश से निकलने की डेडलाइन बन गया हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पर इस रीजन की सबसे बड़ी पावर यानी भारत कैसे रिएक्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो भारत ने इस इनविटेशन का जवाब बहुत सोच समझकर बड़ी सावधानी से दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेरेमनी में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऑफिशियली तो वजह ये बताई गई है कि नई दिल्ली में फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत जरूरी एआई समिट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत वहां होगा ही नहीं। प्रधानमंत्री की जगह एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजा जा रहा है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री शामिल होंगे। मैसेज एकदम क्लियर है, हम इस बदलाव की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी नजरें हर चीज पर बनी हुई हैं। तो सवाल ये है कि भारत आखिर इतनी बारीकी से देख क्या रहा है? ऐसा क्या है जिस पर नजर रखना जरूरी है? इसका जवाब छिपा है इलेक्शंस के नतीजों में, एक बहुत ही परेशान करने वाली डिटेल में। ये नंबर है 68। सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये भारत की सबसे बड़ी चिंता की वजह है। ये 68 सीटें जीती हैं जमात इस्लामी ने। ये वो पार्टी है जो अपनी कट्टरपंथी और पाकिस्तान समर्थक सोच के लिए जानी जाती है। इस पार्टी का इतनी बड़ी संख्या में जीतना नई दिल्ली के लिए एक रेड अलर्ट की तरह है। और जो बात इस चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, वो है इन जीतों की लोकेशन। जमात ने ये सीटें ऐसे वैसे कहीं भी नहीं जीती हैं। ये सीटें खास तौर पर उन इलाकों में हैं जो भारत के पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर हैं। सोचिए, भारत की एक सेंसिटिव सीमा पर एक कट्टरपंथी ताकत का उभरना, ये तो सुरक्षा के लिए एक सीधा सीधा खतरा है। तो एक तरफ तो डिप्लोमैट्स इस सिचुएशन को संभाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत आसमान से एक और कहीं ज्यादा क्लियर मैसेज भेज रहा है। ढाका में शपथ ग्रहण समारोह से ठीक कुछ दिन पहले भारत ने अपनी मिलिट्री पावर का एक बड़ा शोकेस किया। बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं, असम में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को एक्टिवेट कर दिया। और ये कोई मामूली ड्रिल नहीं थी। जब आपके फाइटर जेट्स एक पब्लिक हाईवे पर लैंड करते हैं, तो ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है।
मैसेज ये है कि भारत की एयर पावर सिर्फ एयरबेस तक ही सीमित नहीं है, वो कहीं भी कभी भी एक्शन ले सकती है। और इस हाईवे रनवे की लोकेशन इसे और भी खास बना देती है। यहाँ से एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट की दूरी सिर्फ 250 किलोमीटर है। कौन सा पॉइंट? ये दूरी है चीन बॉर्डर से। तो ये जो एयरफोर्स का प्रदर्शन था, ये असल में चीन के लिए एक सीधा सिग्नल है, जिसे बांग्लादेश की नई बीएनपी सरकार का करीबी माना जा रहा है। तो इन सारी घटनाओं से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ढाका में सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, वो नहीं बदलती, और सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। और यही भारत के डबल अप्रोच को दिखाता है। एक तरफ भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अपने डिप्लोमैट्स को भेजा है, लेकिन दूसरी तरफ असम के आसमान में ये भी साफ कर दिया है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसने अपनी तलवार को भी धार देकर रखा है।